ठीक है, तो हम लोग पहले फिजिकल स्टार्ट करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आप देखेंगे, अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस का सीक्वेंस थोड़ा सा इरेगुलर है। सिलेबस का सीक्वेंस जो है उसको थोड़ा चेंज करेंगे हम। आप सिलेबस में अगर देखते हैं तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक, लेकिन अगर आप 11th-12th का बुक में देखेंगे, आप 11th-12th तो पास किए ही हैं, तो आप देखे होंगे कि 11th-12th में सबसे पहले आपको जो है सम बेसिक कंसेप्ट है, फिर आपका गैसियस स्टेट है। तो जो 11th-12th का जो सिलेबस का डिजाइन है वो इस बेसिस पे बनाया गया है कि स्टूडेंट को पढ़ने में जो है आसानी हो। तो थोड़ा सा हम सीक्वेंस यहाँ पे चेंज करके पढ़ाएंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हम थर्मोडायनेमिक स्टार्ट ना करके हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, है ना। सबसे पहले अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, है ना। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गैसियस स्टेट। बट चैप्टर में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको जानना पहले जरूरी है। डायरेक्ट गैसियस स्टेट आप लोग को पता होगा, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। बोर्ड के बाहर में मैं, हाँ ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो गैसियस स्टेट स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ बेसिक पॉइंट पहले डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप लोग को। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स, केमिस्ट्री का कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर को समझने के लिए आपको ये सब बेसिक क्लियर होना चाहिए जो अभी हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सुने होंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास आप लोग सुने होंगे। क्या होता है एटॉमिक मास? एटॉमिक मास होता क्या है? तो नाम से ही लग रहा है, मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। बिल्कुल, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। आप लिख सकते हैं इसके बारे में, इट इंडिकेट मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम, ये मास ऑफ एटम को इंडिकेट करता है। दूसरा पॉइंट है कि ये एटम का मास को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। भाई मास ऑफ एटम को इंडिकेट करता है, ये बात सही है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? तो इट इज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। है ना। मास स्पेक्ट्रोमेट्री आप समझिए कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा टेक्निक है कहिए, जिससे आप एटम या मोलकुल के मास को निकाल सकते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एटॉमिक मास कैसे हम निकालते हैं, तो जिस टेक्निक से निकालते हैं उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आप तराजू में थोड़ी एटम को तौल सकते हैं, एटम बहुत छोटा होता है, वो पता है। अब तीसरा बात यहां पे ये जानना है कि मास ऑफ एटम को क्या चीज में एक्सप्रेस करते हैं।
एटॉमिक मास को क्या चीज एक्सप्रेस करते हैं। तीसरा पॉइंट जानेंगे हम लोग, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। इसको हम लोग AMU में एक्सप्रेस करते हैं। थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं जा रहा है, धीरे धीरे ठीक होगा, एक मिनट। तो एटॉमिक मास क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। इट इंडिकेट मास ऑफ एटम, इट इज डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU। ठीक है। अब देखिए, दुनिया में जितना भी एटम है, टोटल एटम की संख्या अभी जो है 118 है। ऐसे रिसर्च अभी और चल रहा है, में और बढ़ जाएगा, लेकिन अभी जो है बुक में जो है वो 118 है। ठीक है, 114 जो है एग्जिस्ट करता है, 114 है ना। तो ये जो एटम है, इसका एटॉमिक मास साइंटिस्ट लोगों ने जो है निकाला मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। ठीक है, और उसको AMU में एक्सप्रेस किया गया, और इस वैल्यू को हमको याद रखना पड़ेगा। अब इसको याद रखने से क्या बेनिफिट है, तो आप अगर एटम का मास याद रखेंगे तो आप मोलिकुलर मास भी निकाल पाएंगे, और एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास के हेल्प से हमको ये पता चलता है कि दुनिया में कौन चीज हल्का है और कौन चीज भारी है। जैसे पहले हम कुछ एटम का एटॉमिक मास आपको लिखाते हैं। ठीक है, नोट हो गया है ना। देखिए, इधर हम एटम लिख रहे हैं और इधर हम एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोग को पता है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आपकी आवाज तो मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है, कुछ आप लोग बोल। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है? 1। अच्छा, एटॉमिक मास यहाँ अंडरस्टूड है कि AMU में होता है, बार बार AMU लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, हीलियम का क्या होता है? 4 होता है। लिथियम का 7 होता है। बेरिलियम का 9 होता है। बोरन का 11 होता है। कार्बन का 12 होता है। नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है। फ्लोरीन का 19 होता है। ये सब आप लोग जानते हैं, लेकिन हम शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल, अभी हम लोग 9th-10th लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक चीज, और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग जो है अपना सिलेबस में आएंगे। तो देखिए, एटॉमिक मास से क्या पता चल रहा है? एटॉमिक मास से ये पता चलता है कि कौन एटम कितना हल्का है और कितना भारी है। अच्छा देखिए, कुछ और बता देता हूं। इधर हम लेते हैं सोडियम। सोडियम कितना होता है? 23। मैग्नीशियम 24। एल्युमिनियम 27। ये 24 है। ठीक है, 24। फिर क्या इसका सिलिकन, सिलिकन का हमारा 28 होगा। फास्फोरस 31। सल्फर 32। क्लोरीन
35.5, सॉरी बच्चों, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, देखिए एटॉमिक मास बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए एटॉमिक मास, एक बार फिर से, गलती से इरेज हो गया सारा, इसलिए मुझे फिर से बताना पड़ रहा है। देखिए ये सब जितना भी एटॉमिक मास मैं लिख रहा हूँ वो सब एएमयू में है। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20। ओके, नेक्स्ट देखिए सोडियम का क्या होता है, 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। ठीक है, इतना तक तो आपको याद रखना है, अप टू 20 सारा, ठीक है। इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे मैग्नीज 55, आयरन 56, एक मिनट, आयरन का 56। अच्छा ये लगभग है ना, ये एवरेज लिया गया है, एग्जैक्ट आप देखेंगे तो डेसिमल में मिलेगा आपको वैल्यू, लेकिन आपको यही वैल्यू याद रखना है, आयरन 56। और भी कुछ जैसे कॉपर 63.5, जिंक 65.5, सिल्वर 108, ठीक है, गोल्ड 197। चलिए अभी हम इतना बताते हैं। देखिए एटॉमिक वेट से पता क्या चला, ये जितना भी एटॉमिक मास है, देखिए कभी कभी हम लोग इसको एटॉमिक वेट भी बोल देते हैं, लेकिन अभी के समय में एटॉमिक मास वर्ड ही ज़्यादा यूज होता है, लेकिन पहले या बहुत सारे बुक में भी आपको एटॉमिक वेट मिलेगा लिखा हुआ, लेकिन एटॉमिक मास ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वेट का मतलब क्या होता है, फोर्स। तो अब एटॉमिक वेट वर्ड जो है यूज नहीं होता है, अगर कहीं है तो दोनों का मतलब एक ही होता है लगभग, ठीक है। एनीवे तो एटॉमिक मास ये सब है। अब एटॉमिक मास क्या चीज में है, एएमयू में है, पहले ही बता चुका हूँ। तो एटॉमिक मास से पता क्या चलता है कि कौन एटम हल्का है, कौन एटम भारी है। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि एल्युमिनियम और आयरन में कौन भारी है, आप आराम से बता देंगे, आयरन का 56 है, एल्युमिनियम का 27 है, ये पक्का है कि एल्युमिनियम आयरन जो है भारी होगा।
अगर अभी आपसे पूछा जाए कि सबसे हल्का मेटल कौन है, तो आप एटॉमिक मास से बता सकते हैं। सबसे हल्का मेटल हमारा लिथियम होगा, क्योंकि लिथियम से पहले जो आपका है हीलियम और हाइड्रोजन, तो नॉन मेटल है या फिर वो गैस है। देखिए इससे क्या फायदा हुआ, अगर ये नॉलेज आपको है कि दुनिया में कौन चीज हल्का है कौन चीज भारी है, तो इसका हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सब्सटेंस को। तो अगर हल्का चीज बनाना है तो हम हल्का एलिमेंट को यूज करेंगे, जैसे लिथियम। आजकल बैटरी जो बनता है मोबाइल वगैरह का, उसमें लिथियम का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि उससे बैटरी का जो है वेट कम हो जाता है। तो एटॉमिक मास से हमको ये फायदा हुआ कि दुनिया में कौन चीज हल्का है और कौन चीज भारी है। अब जैसे आपको मान लीजिए एरोप्लेन का खिड़की दरवाजा ही बनाना है, तो आप आयरन का थोड़ी बनाएंगे, आप वहाँ लिथियम का इस्तेमाल करेंगे, तो हल्का होगा। ठीक है, तो एटॉमिक वेट क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, ये सब क्लियर हो गया। ओके, एटॉमिक मास बताइए। अब यहाँ पे याद करने का थोड़ा सा एक ट्रिक्स है, आप याद रख सकते हैं। देखिए ये सब आपका तो एटॉमिक नंबर है, जैसे 1 2 3। एक टिप्स ये है कि 4 इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक नंबर जिसका है, इवन एटॉमिक नंबर जिसका भी इवन एटॉमिक नंबर है, वहां पे जो एटॉमिक मास है वो डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे देखिए हीलियम में 2 का 4 हो गया, कार्बन में 6 का 12 हो गया, ऑक्सीजन में 8 का 16 हो गया, नियोन में 10 का 20 हो गया, कैल्शियम में 20 का 40 हो गया, सल्फर में 16 का 32 हो गया। तो इवन एटॉमिक नंबर में जो है जनरली एटॉमिक मास जो है डबल हो जाता है, एक्सेप्ट इसका एक्सेप्शन में कौन आएगा इवन में, जैसे बेरिलियम, बेरिलियम का 4 है लेकिन 9 हो रहा है, ये एक्सेप्शन में आ गया। ठीक है, कार्बन में डबल हो रहा है, ऑक्सीजन में डबल हो रहा है, नियोन में डबल हो रहा है, मैग्नीशियम में डबल हो रहा है, सिलिकॉन में डबल हो रहा है, सल्फर में डबल हो रहा है, आर्गन भी एक एक्सेप्शन में आ गया। तो आराम से याद रहेगा। एटॉमिक मास याद करने का सिंपल टिप्स है कि जिसका एटॉमिक नंबर इवन है, एटॉमिक मास डबल हो जाएगा। बस ये दो ठो को छोड़ करके, लेकिन ये टिप्स आपका जो है बच्चे 1 से लेकर 20 तक के लिए है, यानी कि पूरा एलिमेंट के लिए टिप्स और 1 to 20। अब देखो दूसरा दूसरा टिप्स क्या है, जो ऑड नंबर है, ऑड एटॉमिक नंबर, ऑड एटॉमिक नंबर में कैसे याद रखोगे, यहां पे जो एटॉमिक मास होगा दैट इज इक्वल टू डबल प्लस 1 होगा, डबल प्लस 1। एटॉमिक मास जो है यहाँ पे डबल प्लस 1 होगा। देखिए जैसे लिथियम, लिथियम में देखिए लिथियम का 3 है, तो 3 का 7 हो गया, यानी डबल प्लस 1 हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे बोरन है, बोरन का 5 है, तो यहाँ 11 है, तो 11 भी क्या हो गया, डबल प्लस 1 हो गया। हाँ अच्छा, फ्लोरीन का देखिए, फ्लोरीन का 19 है, तो 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 हो गया। तो ऑड एटॉमिक नंबर में जो है एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, डबल प्लस 1 होता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। इसमें कौन कौन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट एक्सेप्शन में हमारा आ जाएगा जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 है, तो इसको 15 होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन में ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। और भी कहीं कहीं है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन में 17 है लेकिन 35 नहीं होता है, ये भी एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो कुछ एक्सेप्शन है। और ऐसे हाइड्रोजन का याद रखिएगा कि हाइड्रोजन का 1 ही होता है। ठीक है, तो 1 से 20 तक आपको एटॉमिक मास हमको लगता है कि याद हो गया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं एटॉमिक मास के बाद। एटॉमिक मास हम लोग जान गए क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक,
अच्छा, एक चीज और है, कुछ बुक में आप ऐसे भी देखेंगे, आप तो हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे, एटॉमिक मास का आपको ए फॉर्मूला मिलेगा, है ना, ये भी सही है। मास ऑफ एटम, अगर एटॉमिक मास निकालना है तो एक और फॉर्मूला, मास ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1/12 कार्बन एटम। देखिए, ये जो फॉर्मूला है इसका अब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। कार्बन एटम का मतलब C12 होगा, कार्बन एटम का मतलब जो है C12, है ना। तो देखिए, आप बहुत सारे बुक में देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा एटॉमिक मास। पहले के ज़माने में जब हम लोग एग्जैक्टली किसी एटम का मास नहीं निकाल पाते थे तो हम लोग एटॉमिक मास किसी स्टैंडर्ड एटम के रेस्पेक्ट में निकालते थे, जिसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इसी को आप रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहते हैं, कह सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसा टेक्निक आ गया तो अब किसी के रेस्पेक्ट में निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट एटम का मास हम निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको अब लिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी सही है ना। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग कार्बन के ही रेस्पेक्ट में क्यों निकालें। इसका कारण है, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि वाई C12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड एटम, भाई मतलब और दूसरा एटम क्यों नहीं लिया गया, हीलियम क्यों नहीं लिया गया, सोडियम क्यों नहीं लिया गया, कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया स्टैंडर्ड। इसका जवाब है पहला रीजन होगा मोर स्टेबल आइसोटोप है, मोर स्टेबल आइसोटोप। ठीक है, स्टेबल होता है। कार्बन 14 हम ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। आप उसको लीजिएगा तो उसका तो मास चेंज हो रहा है, तो वैसे एटम को हम नहीं ले सकते हैं जिसका मास चेंज हो रहा है। ठीक है, हम इसको क्यों लिए उससे ज्यादा अच्छा है, पहले आप समझ लीजिए कि जैसे C14 को क्यों नहीं लिए, हीलियम को क्यों नहीं लिए। हीलियम इनर्ट होता है, किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है, इसीलिए हीलियम को नहीं लिए। क्योंकि हमको एक वैसा एटम को स्टैंडर्ड लेना है जो न तो हाईली रिएक्टिव हो और ना ही इनर्ट हो, तो उसमें एक कार्बन जो है फिट बैठ रहा है। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कार्बन को ही ले सकते थे, हो सकता था कि और दूसरा एटम को भी लिया जा सकता था, लेकिन साइंटिस्ट की मर्जी भी इसको कह सकते हैं। दूसरा रीजन है, हाँ, दूसरा रीजन इसका है कि इट इज नाइदर सो रिएक्टिव नॉर इनर्ट, ये ना तो ज्यादा रिएक्टिव है और ना ही इनर्ट है। और तीसरा है इजिली अवेलेबल है। भाई कोयला कहाँ नहीं मिलता है, हर जगह मिलता है ना, इजिली अवेलेबल है, ये भी एक रीजन हो सकता है। इजिली अवेलेबल, सस्ता भी होता है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेन रीजन फर्स्ट है। और देखिए यहाँ पे इसका उल्टा क्वेश्चन से आपको जवाब जो मिल रहा है उसी से क्लियर होगा। जैसे आप सोचे सोडियम को क्यों नहीं ले सकते हैं स्टैंडर्ड, इसी में इसका जवाब आपको मिलेगा। सोडियम को क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है। हीलियम को क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हीलियम इनर्ट होता है। हमको एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए था जो न तो ज्यादा रिएक्टिव हो और न ही इनर्ट हो।
तो उस मामले में कार्बन जो है पूरा फिट है। तो YC12 इज टेकन एज स्टैंडर्ड एटम। क्लियर हो गया? आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें एटॉमिक मास से ही रिलेटेड है ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक मास तो बता दिए। अच्छा, पहले मैं मोलकुलर मास बताता हूं, उसके बाद मोलकुलर मास क्या है। जैसा नाम है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मोलकुलर मास मतलब मास ऑफ मोलकुल। एटॉमिक मास एटम का मास को इंडिकेट करता है, मोलकुलर मास मोलकुल के मास को। चलिए, इंडिकेट मास ऑफ मोलकुल। देखिए, आपको यहां तो इसका डिफिनेशन आएगा नहीं, इसलिए मैं समझने वाला भाषा का यूज कर रहा हूं। ठीक है, जो मतलब है उसको जानना है। आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसके लिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए क्या होता है कि आप जो भी चीज पढ़ने जा रहे हो के बारे में ऐसा समझना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाए। वो तो ऐसे लिखना नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि मैं तो बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी, यहाँ पे सिर्फ समझना जरूरी है। ठीक है, तो मोलकुलर मास क्या चीज को इंडिकेट करता है? मास ऑफ मोलकुल, राइट। ये भी एएमयू में एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड इन एएमयू। ये भी हमारा एएमयू में ही एक्सप्रेस होता है। अभी मैं एएमयू के बारे में बताऊंगा आप लोग को, एएमयू होता क्या है। ऐसे आप लोग अभी इतना समझ लीजिए कि एएमयू यूनिट ऑफ मास है, जिसमें एटम और मोलकुल को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, अब यहां पे देखिए, मोलकुलर मास के लिए आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जरूरत नहीं है। मोलकुलर मास आप एटॉमिक मास के हेल्प से निकाल सकते हैं। यहां मास स्पेक्ट्रोमेट्री की जरूरत नहीं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, H2SO4। H2SO4 का मोलकुलर मास कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप हाइड्रोजन का जानते हैं 1 होता है, यहां 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का 32 होता है, और ऑक्सीजन का 16 × 4 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिएगा तो 98 आएगा। मोलकुलर मास तो ऐसे आपको निकालने आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बता दिया। एक दो और बताता हूं। जैसे आपको यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निकालना है, तो इसका मोलकुलर मास कैसे निकालेंगे? इसका हो गया 24। यहां देखिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों को ऐड कीजिएगा, 16 + 1 × 2 ऐड कर दीजिए, आपको आ जाएगा 34 + 24 आ जाएगा, आपको 58 आ जाएगा। ठीक है, तो मोलकुलर मास आप लोग को आता होगा हमको लगता है, लेकिन फिर भी मैं 2 बता दिया। तो अगर आपको एटॉमिक मास याद है तो मोलकुलर मास आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब का यूज पूरा होगा। ये सब ABCD है केमिस्ट्री का। अगर आप एटॉमिक मास नहीं जानते हैं, मोलकुलर मास नहीं, तो आप केमिस्ट्री नहीं कहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है,
कि मोलकुलर मास कैसे निकाला जाता है तो पता चल गया, लेकिन मोलकुलर मास आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा। आपको सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पता था इसलिए आप निकाल लिए, लेकिन अगर अभी जैसे मैं बोलूं कि आपको जो है वॉशिंग सोडा का मोलकुलर मास निकाल, तो कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला पता हो। तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो मोलकुल बार बार केमिस्ट्री में यूज होता है, जो काफी पॉपुलर है, फेमस है, उसका मोलकुलर फॉर्मूला आप याद रखें। मोलकुल तो इन्फिनाइट है, लाखों करोड़ों अरबों में होगा, तो आपको उतना का याद नहीं रखना है। मुश्किल से 40 to 50 मोलकुल आपको जो बार बार केमिस्ट्री में आए, का फॉर्मूला आप याद रखें। फॉर्मूला याद रहेगा तो मोलकुलर मास आप निकाल लेंगे, और मोलकुलर मास निकाल लेंगे तो फिर केमिस्ट्री में आगे की क्वेश्चन आपसे बनेगी। ठीक है, तो कुछ का फॉर्मूला में, जैसे अभी वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है फॉर्मूला याद रखना, जैसे मैंने बोला 40-50 का याद कर लो, बहुत कभी कभी मुश्किल भी होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा टिप्स अगर समझेंगे या कुछ कुछ का ट्रिक्स अगर बनाएंगे तो आपसे याद हो जाएगा। तो कुछ फॉर्मूला का टिप्स मैं दे रहा हूँ याद करने का, है ना। जैसे वॉशिंग सोडा आपको याद रखना है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना है, तो इसका मतलब इसके साथ आप बेकिंग सोडा का भी याद कीजिए, दोनों को एक साथ कीजिएगा तो आपको याद। जैसे देखिए, एक है बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर भी कह सकते हैं, बेकिंग पाउडर। इसका क्या होता है पता है? इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। कैसे याद रखेंगे इसको भाई? देखिए, वॉशिंग सोडा ये कहीं ना कहीं धोने उन्हें से रिलेटेड है, तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि भाई वॉशिंग सोडा है, इसमें 10 बाल्टी पानी चाहिए। देखिए 10H2, आराम से याद हो जाएगी। यहाँ पे गड़बड़ लोग क्या करता है कि ये वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है उल्टा कर देता है, बेकिंग सोडा में इसको कर देता है और वॉशिंग सोडा में इसको कर देता है। अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट याद कैसे रखेंगे हम? तो बहुत सिंपल है, खाना बनाने के लिए बेकिंग मतलब कहीं ना कहीं खाना बनाने से रिलेटेड है, तो खाना बनाने के लिए कौन आता है भाई घर में? बाई आती है, जो बड़े लोग होते हैं, तो बाई से आपको बाइकार्बोनेट याद रहेगा। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, कहीं ना कहीं खाना बनाने से मतलब है इसमें। खाना बनाने वाला कौन आता है? जो बड़े लोग होते हैं, बाई। बाई से बाइकार्बोनेट आपको याद रहेगा। तो इस तरह से कुछ दिमाग लगा करके आप फॉर्मूला को याद रखें। फॉर्मूला याद रहेगा तो लगेगा कि आपको केमिस्ट्री थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, चलिए कुछ और फॉर्मूला मैं बताता हूं। जैसे आप देखिए, ये सब तो खैर आपको पता होगा, ग्लूकोज। अब ये सब का तो ट्रिक देने की जरूरत नहीं है, ये सब तो हर बच्चा बच्चा जानता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। बायोलॉजी के स्टूडेंट आप लोग में होंगे तो ये सब तो बहुत पढ़े होंगे, C6H12O6, है ना। ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, का फॉर्मूला तो एकदम याद रखना है, 1222O11। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6
H6। ठीक है, तो इस तरह से आपको नेक्स्ट क्लास में एक हम लिस्ट दे देंगे, है ना। अभी PDF इसमें बना हुआ नहीं है, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो रहेगा। कुछ तो आपको रटना पड़ेगा, कुछ टिप्स से जो है याद करना होगा। ठीक है, तो ये सब का टिप्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत ही आसान है। जहां पे भूलने की चांस होती है उसका मैं टिप्स दे रहा हूं। अब फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप मोलिकुलर मास ही नहीं निकाल पाएंगे। चलिए, जैसे जिप्सम आप सुने होंगे कुछ। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक याद है, कैल्शियम सल्फेट 2H2। कैल्शियम सल्फेट 2H2। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट लोग गड़बड़ करता है, जिप्सम का फॉर्मूला को प्लास्टर ऑफ पेरिस से मिक्स कर देता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद कैसे रहेगा? एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम फेट हाफ H2। आप नहीं भूलें, इसके लिए क्या तरीका है, क्या टिप्स हो सकते हैं? देखिए, जिप्सम, मान लीजिए ऐसे याद रखिए, किसी किसी का कोई जीप खींच दिया, जीप चैन खींच दिया, मान लीजिए लड़की सोच लीजिए तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी का अगर कोई जीप खींच देता है तो मान लीजिए वो क्या करेगा? केस करेगा, केस करेगा ना। तो केस से आपको याद आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम। आप याद रखिए, जिप्सम का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? जीप से आपको सोचना है कि जीप कोई खींच दिया, चेन कोई खींच दिया, हम केस करेंगे, केस करेंगे तो उससे याद आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ पे सम है, सम, जिप्सम में सम है, तो टू क्या होता है? टू सम संख्या होता है, तो टू भी याद आ जाएगा। ये सम से आपको टू याद आ जाएगा, थ्री कभी नहीं याद आएगा, हाफ कभी नहीं याद आएगा। यहाँ पे लोग करता क्या है कि जिप्सम का फॉर्मूला इसको कर देता है। भाई यहाँ फ्रैक्शन नंबर है, सम है, जिप्सम, सम मतलब दो, चार, यानी दो ही हो सकता है, हाफ कभी नहीं हो सकता है। तो कभी भी अब गलती नहीं होगा, जिप्सम का फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 2H2 होता है, ये हमेशा याद रहेगा। स्टूडेंट क्या करता है, इसका फॉर्मूला उसमें, उसका फॉर्मूला इसमें। तो कहीं कहीं टिप्स जो है बहुत काम आता है ये सब चीजों को याद करने में। ठीक है, क्योंकि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, जिप्सम के बारे में बहुत डिटेल पढ़ना ही नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं है, देखिएगा सिलेबस में। तो आपको इसका फॉर्मूला ही कभी कभी जरूरत पड़ सकता है। अब जैसे कि मान लो और भी कुछ फॉर्मूला है, जैसे आप लोग सुने होंगे सिंदूर। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है? सिंदूर बर्वेलियन बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है HGS। HGS कैसे याद रखेंगे इसको? सिंदूर का फॉर्मूला होता है HG। कैसे याद रखेंगे? बहुत सिंपल सा ट्रिक्स है इसका। H से हो गया हिंदू, G से हो गया गर्ल, S से हो गया सिंदूर। हिंदू लड़की जो है सिंदूर लगाती है, याद रहेगा। तो देखिए बच्चे, हम अभी 5 फॉर्मूला आप लोग को याद करवाए हैं टिप्स दे करके। बहुत ज्यादा टिप्स देंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि टिप्सों भूल जाइएगा, बोलिएगा कि टिप्स याद करने के लिए टिप्स दीजिए। तो सब में टिप्स नहीं बनता है और देना भी नहीं चाहिए। अभी 5 दिए हैं, 2-4 का और कराएंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास में। और अभी मैं अगले क्लास में जो हूँ, मैं PDF इसमें
डाल करके PDF के थ्रू थोड़ा बताऊंगा तो थोड़ा इजी होगा। एक मिनट। इसके बाद एक दो और बताता हूँ, एक और बताता हूँ क्रायोलाइट का। क्रायोलाइट सुनते होंगे, बार बार आता है। क्रायोलाइट का फॉर्मूला कैसे याद रखिए? Na3Al होता है। कैसे याद रहेगा? इसको याद रखने के लिए इससे करीना याद रख लीजिए, करीना कपूर। और सोडियम, अल्युमिनियम और एफ, यहाँ सैफ अली खान याद रखिए। तो से सैफ, तो अली, सैफ हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे याद रखना है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, करीना सैफ अली खान। और उसका मान के चलिए कि 36 याद रखना है आपको, 3 और 6। तो देखिए इस तरह से दिमाग में हम लोग थोड़ा सोचते हैं ना तो जल्दी आ जाता है। जो क्रायोलाइट है, क्रायोलाइट में करीना, करीना से सैफ, सैफ से याद आ जाएगा सोडियम, अल्युमिनियम और फ्लोरीन, और 36 याद आ जाता है। हीरो हीरोइन की शादी जो होता है जनरली 36, एवरेज उम्र कहिए मान के चलिए। तो आपको जो है इस तरह से ट्रिक्स टिप्स बना के जो है याद करना है ना। और हम बोल चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि 2-4 हज़ार फॉर्मूला याद करना है, 40 से 50 काफ़ी है ना। तो हम लोग 2 टॉपिक अभी तक कर चुके हैं, एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास। कुछ फॉर्मूला को याद करने का बताया मैं ना, और इसका डिटेल फॉर्मूला का चार्ट आप लोग को दे दिया जाएगा PDF। सारा फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करना अभी संभव नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आगे अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम। साइंटिस्ट लोगों ने जो है काफी सोच समझ के नाम रखा है ना। आपको नाम से ही का काम समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं अगर नाम के अनुसार काम नहीं होता है, थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, लेकिन यहाँ तो जो नाम है उसी के अनुसार है। ग्राम एटॉमिक मास मतलब हो गया एटॉमिक मास इन ग्राम। वेरी सिंपल, लिखिए एटॉमिक मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। क्या? जैसे देखो एग्जांपल, जैसे मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है? 24 है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे ऑफ मैग्नीशियम कहेंगे। 24 को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। लेकिन जब इसी 24 को हम ग्राम में लिख देंगे, 24
ग्राम, तो इसी को कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। टाइम हो गया लगता है ना। ऑफ ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैं। अच्छा, इसी का नाम है ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग ग्राम एटम भी कहते हैं, है ना। इसी को तुम ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम एटम भी कहते हैं इसको, एटम ऑफ मैग्नीशियम, दोनों एक ही चीज है। तो उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल भी हम लोग सोच सकते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 है। यहां बताइए 40 को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास कहेंगे। लेकिन 40 ग्राम को क्या कहेंगे? तो कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, और इसी को हम बोलेंगे ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तो देखिए ग्राम एटॉमिक मास बहुत ही सिंपल चीज है। अगर आप एटॉमिक मास समझ गए हैं तो ग्राम एटॉमिक मास भी क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, ग्राम मोलकुलर मास। बिल्कुल उसी के जैसा है। बिल्कुल सिंपल है, जैसा नाम वैसा ही लिखना है। मोलकुलर मास इन ग्राम ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मोलकुलर। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास बन जाए। उसी तरह से मोलकुलर मास को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मोलकुलर मास बन जाएगा। जैसे एग्जांपल, ओ गॉड, सॉरी बच्चों, ये फिर से इरेज हो गया बाय मिस्टेक। ग्राम मोलकुलर मास, तो इसका एग्जांपल बता देता हूं। जैसे H2O, 18 क्या होता है? 18 को क्या बोलते हैं? H2O समझते हैं ना आप? वाटर, वाटर का होता है 18। 18 होता क्या है? मोलकुलर मास, मोलकुलर ऑफ वाटर। 18 को हम कहेंगे मोलकुलर मास ऑफ वाटर, तो 18 ग्राम को क्या कहेंगे? बोलिए।
कहेंगे ग्राम मोलकुलर मास ऑफ अर्थ। अच्छा, इसी को ग्राम मोलकुल भी बोलते हैं। इसी को हम ग्राम मोलकुल भी बोल सकते हैं। ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग 4 चीज कर चुके हैं और टॉपिक एटॉमिक मास, मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मोलकुलर मास। ठीक है, ये 4 टॉपिक हम लोगों ने किया है आज। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग एवोगाड्रो नंबर, ग्राम मोलर वॉल्यूम, कुछ और बेसिक चीज बताएंगे आपको, और फिर 1-2 क्लास के बाद हम सिलेबस में आ जाए। आप लोग अभी क्या है कि 11th क्लास का जो बुक है में गैसियस स्टेट दिया हुआ है और थर्मोडायनेमिक्स, आप पहले उससे पढ़िए, है ना। सिलेबस जो है आपका मैक्सिमम 11th-12th से है, कुछ पीएससी से भी होगा, है ना। तो आप लोग को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी गैसियस स्टेट आप लोग पढ़िए, है ना। और पहले मैं 1-2 क्लास बेसिक लूँगा, उसके बाद फिर टॉपिक स्टार्ट। ओके, थैंक यू, आज इतना ही। हेलो, सुन रहे हो? मैं अभी आप लोग का मैसेज देखा, मुझे पता नहीं था, आज फर्स्ट डे था मेरा तरह का सिस्टम में पढ़ाना। हेलो, मैं अभी मैसेज आप लोग का देख रहा हूँ। सर हिंदी में लिखिएगा। अच्छा अच्छा, अजय रमानी, प्लीज टेल अबाउट यू, मीनिंग बताइए। तो मैं अपने बारे में बताऊं? देखिए, टीचर का पहचान तो उसका क्लास ही होता है ना। और चलिए, टाइम इतना लिमिटेड था कि मैं अपने बारे में नहीं बताया, टॉपिक में